वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग गॉस लॉ में कॉमन मिस्टेक्स एंड ट्रैप्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहला कन्फ्यूजन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स में, क्योंकि जनरली हम लोग जानते हैं लिखने का तरीका गॉस लॉ का है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। कभी कभी बच्चे डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को सिंपली ई ए लिख देते हैं। देखो ये हमेशा नहीं होता, जल्दीबाजी में ई ए लिखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। एक कि ई और डी ए वेक्टर पैरेलल होने चाहिए। कैसे? जैसे मान लो हमने एक स्फीयर लिया और यहाँ पर कुछ चार्ज है प्लस क्यू, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड। और इस पर्टिकुलर डी ए का डी ए वेक्टर भी तो आउटवर्ड होगा। अगर ये केस है तो देखो यहाँ पर ई और डी ए वेक्टर के बीच में एंगल जीरो है, तब हमारे केस में ये इक्वेशन बनेगी ई डॉट डी ए का इंटीग्रल करते समय ई डी ए को ओपन करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ए वेक्टर और ई भी वेक्टर है। तो ई डी ए कॉस थीटा आता है और इनके बीच में एंगल जीरो है, तो कॉस जीरो तब आया, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तब आंसर ई डी ए इंटीग्रेशन आया। और फर्दर भी ये चेक करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या नहीं है। हमें ई को कांस्टेंट चेक करना पड़ेगा। जब ई कांस्टेंट होगा तभी इंटीग्रेशन में से ई को बाहर ले सकते हैं। ई को तब बाहर ले सकते हैं क्योंकि ई कांस्टेंट हो गया। अब डी ए का इंटीग्रेशन हम करेंगे, तब अगर मान लो पूरा सरफेस एरिया कैपिटल ए है तो डी ए का इंटीग्रेशन करने पे हमें ई ए मिलेगा। ये तब आता है। इतना प्रोसेस करने के बाद डायरेक्टली नहीं लिखना चाहिए, ठीक है? तो इन दोनों कंडीशन को चेक करने के बाद ही हमें ये प्रोसीड करना चाहिए ई ए के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब टेकिंग टोटल नियर बाई चार्ज इंस्टेड ऑफ इंक्लोज चार्ज, यहां पर गलतियां होती हैं। देखो गॉस लॉ कहता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए शुड बी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना। यहाँ पर क्यू इन क्या होता है? क्यू इन होता है चार्ज इंक्लोज्ड। तो अगर मैंने कोई स्फीयर लिया, ओके, तो उसके अंदर मैंने बताया ना कि अगर यहाँ पर +3 कूलम चार्ज है, लेट्स सपोज दिया हुआ है, इस पॉइंट पे +4 कूलम चार्ज दिया हुआ है, यहाँ -7 कूलम चार्ज दिया हुआ है, और यहाँ बाहर में +10 कूलम चार्ज दिया हुआ है, तो क्या करोगे तुम? अगर मुझे इसमें से फ्लक्स निकालना है, सिर्फ नेट फ्लक्स, तो इसका चार्ज चाहिए होगा क्यू इंक्लोज्ड। तो दैट विल बी 3 + 4 विच इज 7, और 7 - 7 हो गया 0, तो नेट फ्लक्स 0 आ जाएगा। लेकिन कभी कभी बच्चे इसको भी ऐड कर लेते हैं, 10 को भी, तो 10 कूलम भी यहाँ रख देंगे, 10 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन वो सही ऑप्शन नहीं होगा। आंसर इसका होगा 0, ठीक है? तो नियर बाई चार्ज को नहीं लेना है, सिर्फ इंक्लोज चार्ज को लेना है हमें। गॉस लॉ ओनली डिपेंड्स ऑन क्यू इन, क्यू इंक्लोज्ड, ओके? और ट्रैप इसमें क्या है कि आउटसाइड चार्जेस कैन चेंज ई बट नॉट फ्लक्स। इस 10 कूलम से इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ ना कुछ होगा ही, जाहिर सी बात है, रेडियली आउटवर्ड। लेकिन जो फ्लक्स इसके अंदर आ रहा है उसको ये इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा आउटसाइड वाला चार्ज। जो फ्लक्स डेवलप होता है वो इनसाइड चार्ज के वजह से ही डेवलप होता है, ठीक है? तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि आउटसाइड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, लेकिन फ्लक्स डेवलप नहीं होता इनसाइड, ठीक? अब कभी कभी रॉन्ग गॉसियन सरफेस का चयन करने से भी गलतियां होती हैं। कैसे? क्योंकि अगर हमने रॉन्ग सरफेस चूज किया जिसमें सिमेट्री मैच नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लो हमने स्फीयर चूज कर लिया लाइन चार्ज के लिए। मैंने अभी बताया था तुम्हें कि अगर मान लो एक लाइन चार्ज दी हुई है और तुमने अगर उसमें स्फीयर चूज कर लिया, लेट्स सपोज एज ए गॉसियन सरफेस, तो क्या होगा? हमें पहले तो रूल्स चेक करने पड़ते हैं ना गॉसियन सरफेस के, कि गॉसियन सरफेस में पहली चीज तो ये होती है कि सिमेट्री मैच हो रही है कि नहीं हो रही। ये हमने स्फीयर चूज कर लिया इसके अराउंड, लेट्स सपोज। तो अगर इस चार्ज के अबाउट तुम देखो, यहां से लेके ये वाला गॉसियन सरफेस का कुछ डिस्टेंस r है, यहां से भी r है, ठीक? लेकिन इस पॉइंट चार्ज से देखो बढ़ गया ना लेंथ, ये भी लेंथ बढ़ गई, फिर लेंथ और बढ़ गई, फिर लेंथ घट गई, फिर लेंथ घटती चली गई। तो नॉन यूनिफॉर्मिटी बनी हुई है, सिमेट्रिसिटी नहीं है। जितनी दूरी पे चार्ज है उससे यहाँ से सरफेस जो होना चाहिए वो सिमेट्रिक होना चाहिए, इधर भी और इधर भी, वो सिलेंडर में हो पाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस चार्ज के अराउंड जो कि लाइन चार्ज है उसके अराउंड एक सिलेंडर बनाते हैं। तो सिलेंडर देखो वो सिमेट्रिक है, यहाँ से भी आर 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 हर पॉइंट पे, यहाँ से भी आर 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 हर पॉइंट पे, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज, कभी कभी पॉइंट चार्ज के लिए सिलेंडर बना देते हैं बच्चे, वो भी गलती है। उसमें क्या गलती है देख लो।
देखो एक पॉइंट और है कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 रखना होता है या तो 90। ये भी एक रूल है गॉसियन सरफेस का। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये सही है ना, हमें पता है लाइन चार्ज के लिए हम लोग सिलेंडर बनाते हैं, तो क्या हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल सेम आ रहा है? देखो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाहर की ओर है और डी ए वेक्टर भी बाहर की ओर है, कोई और डी ए काट लो, यहाँ पर डी ए वेक्टर बाहर की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी बाहर की ओर है, इसमें दोनों में एंगल 0 है। यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, डी ए वेक्टर बाहर की ओर है, एंगल 0 है। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाहर की ओर है, डी ए वेक्टर बाहर की ओर है, एंगल 0 है। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पर डी ए वेक्टर बाहर की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की ओर है, एंगल 90 है। यहाँ पर डी ए वेक्टर नीचे की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है राइटवर्ड है, एंगल 90 की ओर है। तो इधर 0 होगा या तो 90 होगा, तो ही वो गॉसियन सरफेस सही है, अदरवाइज नॉट। ठीक है। अब कभी कभी जैसे मैंने बताया कि हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए सिलेंडर ले लेते हैं, उसमें क्या गलती है, अगर मान लो पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, उसके अबाउट अगर सिलेंडर लोगे, हमें लेना क्या चाहिए पॉइंट चार्ज के अबाउट? स्फीयर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए उसे समझते हैं। अगर तुमने प्लस क्यू के अराउंड सिलेंडर ले लिया तो देखो सिमेट्रिसिटी है क्या, ये लेंथ और ये लेंथ, देखो ये लेंथ आर है, ये लेंथ कुछ और है ना, ये कुछ और है। तो क्योंकि डिफरेंट है सिमेट्रिसिटी सरफेस की, इसीलिए ये वाला हम लोग सरफेस नहीं ले सकते प्लस क्यू के लिए। कौन सा सरफेस लेना पड़ेगा? हम लोग को स्फीयर लेना पड़ेगा पॉइंट चार्ज के लिए। और स्फीयर में देखो रेडियस कांस्टेंट रहता है, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, तो हर पॉइंट, हर सरफेस जो है गॉसियन सरफेस का वो सिमेट्रिक है इस प्लस क्यू के अबाउट। इसीलिए दैट इज द परफेक्ट वन फॉर चूजिंग गॉसियन स्फीयर फॉर पॉइंट चार्ज। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्री मैच करने के बाद ये तय करते हैं कि पॉइंट या स्फीयर हो तो स्फेरिकल सरफेस लेंगे, या लाइन चार्ज हो तो सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब एज्यूमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बिकॉज फ्लक्स इज 0, देखो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इंटीग्रल, राइट। अब यहाँ पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में कुछ एंगल भी होता है ना, जिसको हम लोग कॉस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। हमें ई डी ए कॉस थीटा लिखना पड़ता है, फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है, राइट। अब अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी कुछ है, वैल्यू दे रहा है, डी ए वेक्टर भी कुछ है और कॉस 90 हो रहा है, यानी कि ई और डी ए के बीच में एंगल 90 का है, तो भी तो टर्म 0 हो जाएगा जब एंगल 90 होगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि 0 फ्लक्स आ तो रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है इस बार। 0 फ्लक्स का मतलब 0 इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। 0 फ्लक्स का मतलब हो सकता है कि फील्ड एंटरिंग इज इक्वल टू फील्ड लीविंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि देखो एक क्लोज सरफेस लिया हमने, एक क्यूब, ठीक है, और इसके अंदर मान लो जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है इधर से, उतना ही फ्लक्स यहाँ से आउटसाइड भी निकल रहा है, ले सपोज, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इवन दो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ है, ले सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 है ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं है लेकिन फ्लक्स 0 आ रहा है, ठीक है। और इस वजह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इनसाइड क्यू इन 0 है इसका, तो भी गॉस लॉ कहेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो 0 आ रही है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो आई होप यू गेट दिस आइडिया। फॉरगेटिंग डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, देखो यहाँ पर गलतियां होती हैं कि हम लोग कभी कभी एरिया वेक्टर इनवर्ड ले लेते हैं या फिर गलत डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो अगर कोई स्फीयर है, ठीक है, और हमें इस पार्ट पे एरिया वेक्टर निकालना है तो ये नॉर्मली आउटवर्ड ही होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड। तो क्लोज सरफेस के लिए डी ए वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है, इनवर्ड नहीं होता। हम लोग ऐसे नहीं ले सकते, दिस इज रॉन्ग, ठीक। कभी कभी मिक्सिंग अप रिजल्ट फॉर शेल एंड सॉलिड स्फीयर, अब यहाँ गलतियाँ होती हैं, शेल और सॉलिड स्फीयर में कंफ्यूजन होता है। शेल मैंने बार बार बताया, शेल वो होता है जिसके अंदर में कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन सॉलिड स्फीयर वो होता है जिसके अंदर में वॉल्यूम में चार्ज भरा रहता है। दिस इज सॉलिड स्फीयर एंड दिस इज स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो शेल के केस में सारा चार्ज कहां पे आ जाता है? सरफेस पे आ जाता है, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होती है,
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो नहीं होगी। सॉलिड स्फीयर में ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आता है, ठीक है, ये डिराइव कराया जा चुका है कई बार। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो क्यों होती है शेल के लिए? क्योंकि इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, क्यू इन जीरो है। देखो, तो जब तुम ई डॉट डी आर करोगे इंटीग्रल गॉस लॉ लगाते हुए, तो दैट शुड बी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिंस क्यू इन जीरो है, राइट, ये पूरा टर्म जीरो है, तो ये पूरा टर्म फ्लक्स जीरो आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आ जाती है इनसाइड। इनसाइड में, आउटसाइड में शेल के कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिकॉज क्यू इन तब गॉस लॉ बनाने पे कुछ ना कुछ आएगा, बिकॉज सरफेस पे चार्जेस हैं, ठीक है। और कितना आएगा वो तुम पॉइंट चार्ज को मान के कर सकते हो, बिकॉज तब शेल जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। फॉरगेटिंग एंड कैप्स कंट्रीब्यूशन, देखो सिलेंडर में हम लोग कभी कभी जब भी लाइन चार्ज की बात कर रहे होते हैं या हॉलो सिलेंडर की बात कर रहे होते हैं या सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे होते हैं, तब हम लोग को गॉसियन सरफेस क्या बनाना पड़ता है? एक सिलेंडर बनाना पड़ता है, राइट। तो उस केस में कर्व सरफेस का हम लोग निकाल लेते हैं फ्लक्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, डी ए वेक्टर ऐसे होगा, तो कर्व सरफेस का फ्लक्स आ जाता है ई डी ए का इंटीग्रेशन करके। लेकिन कभी कभी इस एंड्स का, ये एंड अपर एंड है, ये एंड लोअर एंड है, φ1 φ2 निकालना भूल जाते हैं। तो φ1 कितना आएगा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ है, डी ए वेक्टर ऊपर की ओर है, तो φ1 वेक्टर क्योंकि 90 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में, तो φ1 जीरो हो जाएगा। सिमिलरली φ2 भी जीरो हो जाएगा। तो ये φ1 φ2 भी निकालना जरूरी है, इवन दो क्योंकि जीरो आता है, लेकिन कभी कभी जीरो नहीं भी आता है कुछ कुछ केसेस में, ठीक है, किसी किसी केसेस में। तो ये गलती नहीं करनी है हमें, अलग अलग सारे फेसेस का निकाल के कर्व्ड विद एंड्स सबके फ्लक्स ऐड करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। अब देखो, लाइन चार्ज के लिए हम लोग ओनली कर्व्ड सरफेस कंट्रीब्यूट्स, हाँ ये बात सही है कि लाइन चार्ज हो तो फ्लक्स टोटल जो आता है कर्व्ड सरफेस की वजह से ही आता है, और प्लेन शीट हो तो ओनली फ्लैट फेसेस कंट्रीब्यूट। अगर प्लेन शीट हो ऐसी, तो गॉसियन सरफेस हम कैसा बनाते हैं? तब गॉसियन सरफेस हम लोग ये वाला सिलेंडर नहीं बनाते वर्टिकल वाला, हम लोग ऐसा सिलेंडर बनाते हैं सोया हुआ, या हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बनाते हैं जो ऐसे काटते हुए जा रहा है। ए मान लो उसका एंड का फेस का जो एरिया है वो ए है, तो इसका भी एरिया ए होगा, इसका भी एरिया ए होगा, ठीक है। अच्छा, और देखो इस बार प्लेन शीट में क्या हो रहा है? फ्लैट फेस जो है इसका फ्लक्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, दोनों के बीच में एंगल इस बार 0 0 है। तो इस बार फाई ये 1 है, अगर मान लो ये 2 है सरफेस, तो φ1 भी ये हो गया और φ2 भी ये हो गया। इस बार जो फ्लैट सरफेस है इससे हमें फ्लक्स मिल रहा है, और कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स मिल रहा है इस बार देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई मीन डी ए वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ है, इनके बीच में एंगल 90 है, तो कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स मिल रहा है वो 0 हो जाएगा इस बार। और इस केस में क्या हो रहा था? कर्व्ड सरफेस से ही फ्लक्स मिल रहा था और जो एंड्स है उनसे फ्लक्स 0 आ रहा था। इस केस में उल्टा हो जाता है, इसीलिए हम लोग को हर बार सारे फ्लक्स निकालने होते हैं हर सरफेस से और फिर ऐड करके प्रोसीड करना होता है, अज्यूम करके नहीं चलना, क्योंकि उसमें गलती होने की संभावना रहती है, ठीक है। सो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।